नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल वन नेशन वन एग्ज़ाम पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो मैथ का है वो एग्ज़ाम होने वाला है। और दोस्तों, आपका अगर पूरा सिलेबस तैयार नहीं है तो इस वीडियो में हम पूरा सिलेबस तैयार कराएंगे। यह एक सिंगल वीडियो में आपका पूरा सिलेबस के साथ साथ कॉन्सेप्ट, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो पूछे जा सकते हैं, सब कुछ इसमें शामिल है। ठीक है दोस्तों, यह एक कंप्लीट सिलेबस की वीडियो है, एक मैथ मैराथन है। अगर एग्ज़ाम से पहले आप ये पूरा देख लेते हैं तो आपके पूरे में से पूरे अंक प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। ठीक है, इसके अलावा मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी आप क्वेश्चंस देख रहे हैं उन्हें साथ ही साथ लिखते रहिएगा और सॉल्यूशन आप इस वीडियो में देख लेंगे। जब वीडियो ख़त्म हो जाएगी तो स्वयं से हल कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो प्रश्न आप अभी नहीं कर पा रहे हैं वीडियो ख़त्म होने के बाद, उसको एग्ज़ाम से पहले एक बार फिर से हल करके जाइएगा। ठीक है दोस्तों, अगर इसके अलावा अगर आपको यह जो क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। पहले शेयर कर दें, फिर उसके बाद अपना यह वीडियो कंटिन्यू करें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, जो पहला आपका चैप्टर है वह है संख्या तथा संख्यात्मक का बोध, अंकों का ज्ञान, स्थानीय मान। दोस्तों, इसमें क्या क्या आज तक पूछा गया है, इसमें एक ही प्रकार के 10 क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको, 10 प्रकार के एक ही क्वेश्चन मिलेगा जिसमें 10 प्रकार के क्वेश्चन शामिल होंगे। ठीक है दोस्तों, तो समझते हैं क्या क्या इससे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले पूछा गया है कि प्राकृतिक संख्याएं होती क्या हैं। ठीक है दोस्तों, तो समझते हैं प्राकृतिक संख्या होती क्या है। तो दोस्तों, वह संख्या है जिनको हम गणना के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसके अलावा जो प्रश्न पूछा गया था वह पूछा गया था प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो दोस्तों, प्राकृतिक संख्या कहते हैं जिनके द्वारा हम गणना करते हैं, या फिर आप इसको लिख सकते हैं, इसको n द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और लिख सकते हैं n बराबर 1, 2, 3, 4, 5, इसी प्रकार आगे डॉट डॉट डॉट, क्योंकि यह अनंत तक जाती हैं। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं जो है सम प्राकृतिक संख्या कि सम प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं। तो दोस्तों, आपका जो प्रश्न पूछा गया था वह पूछा गया था 2, 4, 6 आदि संख्याएं हैं। तो दोस्तों, सम संख्याएं क्या होती हैं? वह प्राकृतिक संख्याएं जो अभी आपने लिखी थी 1, 2, 3, 4, 5, तो इनमें से वह प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो जाएं। जैसे आप देख रहे होंगे, जो 2 है वह 2 से डिवाइड हो जाएगा एक बार में, पूर्णतः जो कट जाएं वह हमारी सम प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। या फिर आप जो 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं उसमें जो शामिल संख्याएं हैं वह सम संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो आप क्वेश्चन देख रहे हैं 2, 4, 6 क्या है, तो यह सम संख्याएं हैं। अगला कॉन्सेप्ट है कि विषम संख्याएं क्या होती हैं, जो 2 से जिसमें भाग ना जाए। जैसे 1 है, इसमें 2 से भाग करेंगे तो पूर्णतः नहीं कटेगा, पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट में नहीं लाना है। जो पूर्णतः कट जाए वही हमारी सम संख्या है, लेकिन जो ना कटे वह विषम संख्या है। तो प्रश्न पूछा गया था ऐसी संख्या जो 2 से भाज्य नहीं है उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें विषम संख्या कहते हैं। इसके अलावा अगला कॉन्सेप्ट है परिमेय संख्या क्या होती हैं। तो दोस्तों, वह संख्या है जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख लेते हैं। जैसे कोई भी संख्या हो, 2 लिखी हो, अगर आपने बटे में 1 लिख दिया या P/Q के रूप में हो गई तो यह हमारी परिमेय संख्या होती है। और जो प्रश्न पूछा गया था वह पूछा गया था परिमेय संख्या को P/Q में व्यक्त करते हैं, क्या यह सत्य है या असत्य है, तो यह सत्य है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं जो है अपरिमेय संख्या कि अपरिमेय संख्या क्या होती हैं। तो दोस्तों, वह संख्या है जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, उनको अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे यह जो √3 लिखा है, इसकी वैल्यू होती है 1.7320। इसके अलावा भी आगे यह संख्या और जितनी बार डिवाइड करते जाएंगे आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है दोस्तों, यानी इसको आप इस दशमलव को हटा के P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। साथ ही साथ अगर किसी अपरिमेय संख्या से किसी अपरिमेय संख्या में किसी संख्या से गुणा करते हैं तो वह भी अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आप एक चीज़ याद रखिएगा कि जो पाई होता है वह अपरिमेय संख्या होता है, परंतु जो 22/7 होता है वह परिमेय संख्या होता है, क्योंकि यह P/Q के रूप में लिखा गया है। और पाई जो होता है इसकी वैल्यू होती है 3.1415। इसके अलावा आगे भी आती जाती हैं।
अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं भाज्य संख्या। दोस्तों भाज्य संख्या है वह होती हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, यानी वह संख्या है जो स्वयं स्वयं और एक के अलावा भी किसी अन्य संख्या से कट जाए। जैसे 6 है वह 2 और 3 से भी कट जाएगा, एक और स्वयं के अलावा, तो यह भाज्य संख्या हो जाएगी। अगला कॉन्सेप्ट है अभाज्य संख्या क्या होता है। तो दोस्तों अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो स्वयं से और एक से कटे। जैसे 2 है वह स्वयं से और एक से कटता है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 होती है। और जो आपका प्रश्न पूछा गया था कि वह पूछा गया था 80 और 90 के बीच जो हैं वह अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है। तो आपको उत्तर देना था कि इनके बीच जो अभाज्य संख्याएं हैं जो स्वयं से और एक से कटती हैं वह कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों वह हैं 83 और 89। इसके अलावा आप कमेंट कीजिएगा 30 और 40 के बीच अभाज्य संख्या कौन कौन सी है। पूर्ववर्ती संख्या समझते हैं। पूर्ववर्ती संख्याएं वह होती हैं जो किसी संख्या के पहले होती हैं, यानी पूर्व होती हैं। तो जैसे 13 के पहले क्या था, 12 था। इसको कैसे ज्ञात करते हैं, तो दी हुई संख्या में से एक घटा लेते हैं, तो वह हमारी पूर्ववर्ती संख्या हो जाती है। अगला समझते हैं उत्तरवर्ती, अनुवर्ती या फिर परवर्ती संख्या कौन सी होती है। तो दोस्तों यह संख्याएं वह संख्या होती हैं जो किसी संख्या के बाद आएँ, ठीक है, यानी +1 कर देते हैं। जैसे अगर 13 का ही पूछे तो 13 + 1 कर देंगे, यानी 13 का उत्तरवर्ती, अनुवर्ती या परवर्ती जो होगा वह 14 होगा। और जो आपका प्रश्न पूछा गया था 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या लिखो, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए। 3 अंक की बात करता है तो 3 अंक लिखने होते हैं। और बड़ा जब कहे तो सबसे बड़ा 9 होता है, यानी 9 3 बार लिखना होता है। इसके बाद इसका उत्तरवर्ती कह रहा है तो हम इसमें +1 कर देते हैं, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं स्थानीय मान क्या होता है। दोस्तों स्थानीय मान क्या होता है, जैसे कोई संख्या दिया है 5897 और उसमें आपसे स्थानीय मान पूछता है, तो जो संख्या पूछ रहा है जिसका, उसके अलावा सभी को शून्य कर दें, ठीक है दोस्तों। तो जैसे 5 भी शून्य हो जाएगा, 8 बचेगा, 9 की जगह भी शून्य, 7 की जगह भी शून्य। और किसी भी संख्या में जो संख्या के आगे शून्य लगाता है बाईं तरफ उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, तो जो बचता है वही हमारा स्थानीय मान होता है। या फिर उस संख्या को ऐसे तीर बना के लिखिए, उसकी जगह 8 लिखिए और उसके बाकी जो संख्याएं हैं उसकी जगह शून्य लिख दीजिए, यह हमारा स्थानीय मान हो जाएगा। इसी प्रकार आपसे जो प्रश्न पूछा गया था, यह प्रश्न तो मैंने बता दिया, यह पूछा गया था कि किस संख्या में 5 का स्थानीय मान अधिक है, ठीक है दोस्तों। तो जितना ज़्यादा बाईं तरफ 5 होगा उतना ज़्यादा स्थानीय मान अधिक होगा। तो इसमें पॉइंट के बाद दूसरे नंबर पे है, इसमें पहले नंबर पे है, ठीक है दोस्तों, यानी सबसे ज़्यादा लेफ्ट साइड में। तो इसका यह जो होगा इसका स्थानीय मान सबसे अधिक हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा यह तीसरे नंबर पे है और यह दूसरे नंबर है। जितनी ज़्यादा बाईं तरफ होगा वह संख्या उतना ज़्यादा स्थानीय मान अधिक होगा। उसके अलावा पॉइंट के बाईं तरफ जो होता है वह इकाई होता है, ठीक है, स्थानीय मान। उसके अलावा जो दूसरे नंबर पे वो दहाई होता है। और पॉइंट के दाईं तरफ जो पहला होता है वो 10th होता है, ठीक है दोस्तों। जैसे 0.5 है तो पॉइंट हटाएंगे तो बटे में 10 आ जाएगा, यानी 10th स्थानीय मान होता है, यानी दहाई। अब हम देखते हैं दूसरा चैप्टर। आपका पहला चैप्टर खत्म हो गया। अब देखते हैं दूसरा चैप्टर जो है गुणा भाग की संकल्पना एवं संक्रियाएं। इसमें सबसे पहले समझते हैं पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। तो दोस्तों जो नेचुरल नंबर होते हैं उसी में अगर हम शून्य को शामिल कर दें तो वह हमारी पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। अब देखते हैं गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। तो किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या होगा जिसको दी हुई संख्या में गुणा करें तो 1 आ जाए। तो इसमें बस आपको जो हर होता है वह अंश कर देना होता है और जो अंश होता है वो हर कर देंगे तो हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा अगर यह माइनस में होता 3/2 तो आपको माइनस का 2/3 गुणा करना होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आपको रिजल्ट जो है 1 लाना होता है। इसी तरह समझते हैं योज प्रतिलोम क्या होता है दोस्तों। तो योज प्रतिलोम वह होता है जिसमें दी हुई संख्या जैसे a है तो इसमें ऐसा क्या जोड़ें कि शून्य हो जाए। तो -a जोड़ेंगे तो यह शून्य हो जाएगा, यह हो जाएगा योज प्रतिलोम। इसके अलावा जो पूछा गया है प्रश्न वो है योग तत्सम। आपसे पूछा गया है तो किसी संख्या का योग तत्सम वह होता है जैसे उसमें जोड़े तो उस पर कोई भी प्रभाव ना पड़े। तो a में क्या जोड़ेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो वो होगा शून्य, यानी योग तत्समक होता है शून्य। इसी प्रकार गुणात्मक तत्समक क्या होता है, यानी कोई संख्या दी हुई है उसमें ऐसी किस संख्या से गुणा करे तो कोई प्रभाव ना पड़े, तो वह होता है 1। अब हम समझते हैं
भाजक, भाज्य, भागफल को परिभाषित कीजिए। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इसको याद करिए कि भाजक जो होता है वह भाग देता है, भाज्य में भाग देता है, और भाग देने पर जो आता है वह हमारा भागफल होता है। इसी के अलावा यह प्रश्न बार बार भाजक क्या होता है यह भी पूछा गया है, भाज्य क्या होता है यह भी पूछा जा चुका है, और भागफल क्या होता है यह भी परिभाषित कीजिए पूछा जा चुका है। तो आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं भाजकता के नियम। दोस्तों यह भी पूछा जा चुका है। तो भाजकता का नियम जब आप पूछे तो आपको जैसे 2 नंबर का पूछे तो किसी भी 4 संख्याओं के भाजकता के नियम आपको बताना होगा। तो 2, 3, 4, 5 और 6 का मैं बता देता हूँ। 5 संख्याओं का, जिसमें से आप 4 संख्याओं का अगर 2 नंबर का पूछा जाता है तो लिख सकेंगे। तो दोस्तों 2 उन संख्याओं को काटता है जिसके आखिरी में 0, 2, 4, 6 या फिर 8 हो। ठीक है। इसके अलावा 3 का जो भाजकता नियम होता है वो दी हुई संख्याओं को जोड़ने पे अगर 3 से कट जा रहा है तो वह 3 से कटेगा। जैसे 27 है, अगर इसके अंकों को जोड़ते हैं 2 + 7 और 9 आया, 9 अगर 3 से कट रहा है तो 27 भी 3 से कटेगा। ठीक है। और जो 4 का भाजकता का नियम होता है, दी हुई संख्या के आखिरी के 2 डिजिट, जैसे 32 अगर है आखिरी के 2 में अगर वह कट रहा है तो पूरी संख्या कटेगी। इसके अलावा 5 का जो नियम होता है वह यह कहता है कि दी हुई संख्या के अंत में 0 या 5 होना चाहिए, तभी वह 5 से कटेगा। इसके अलावा 6 का जो नियम होता है, अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से कट रही है तो वह 6 से भी कटेगी। अब हम देखते हैं पूछे गए प्रश्नों को। तो दोस्तों जो प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से 5 से विभाज्य संख्या है। तो दोस्तों 5 का भाजकता का नियम होता है किसी भी संख्या के अंत में 5 या 0 होगा तभी वह 5 से कटेगा। तो आप देख रहे होंगे इसके अंत में 5 या 0 नहीं है, परंतु इसके अंत में 5 है तो यह कट जाएगा। इसके अलावा यह भी नहीं कटेगा और यह भी नहीं कटेगा। अगला प्रश्न है, संख्या 4, 7, 3, 4 विभाज्य होगी या दी हुई संख्या किससे कटेगी। तो 5 का भाजकता का नियम होता है कि अंत में 5 या 0 होना चाहिए, जो कि नहीं है। 8 के भाजकता का नियम होता है कि अंत की जो 3 संख्याएं हैं वह 8 से कटनी चाहिए तभी पूरी संख्या कटेगी। 4 के भाजकता का नियम होता है अंत की 2 संख्याएं जो हैं वह 4 से कटेंगी तभी यह पूरा अंक कटेगा। परंतु जो 6 का नियम होता है कि अगर यह 2 और 3 से कटे तो यह 6 से भी कटेगा। तो अंत में 4 है यानी 2 से कटेगा, और इनको जोड़ने पे जो आएगा वह 3 से भी कटेगा तो यह 6 से कट जाएगा। ठीक है दोस्तों। 4, 3, 7, 7, 7, 14, 14, 4, 18, 18 है यानी यह 3 से 6 बार में कट जाएगा, यानी यह 6 से कटेगा। अब हम देखते हैं तीसरा चैप्टर जो है भिन्न की संकल्पना तथा गणितीय संक्रियाएं। तो दोस्तों पहले समझते हैं भिन्न होता क्या है। किसी वस्तु को विभिन्न भागों में विभक्त कर प्रत्येक भाग के भाग को कुल भाग से विभाजित करने पर प्राप्त राशि भिन्न कहलाती है। जैसे कि अगर यह कोई गोला है, इसको हमने 2 भागों में बांट दिया तो प्रत्येक भाग जो बचे उसको पूर्ण भाग से विभाजित करना ही भिन्न कहलाता है। अब हम देखते हैं भिन्न से संबंधित तथ्य जो होते हैं, यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है। तो दोस्तों कोई अगर संख्या 0 है तो उसका जो अंश रहा होगा वह भी 0 रहा होगा। ठीक है दोस्तों, यह आपका भिन्न से संबंधित पहला तथ्य हो गया। दूसरा तथ्य समझते हैं कि अगर कोई भिन्न दिया हुआ है उसमें हम ऊपर नीचे किसी संख्या समान संख्या से गुणा करते हैं तो उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके अलावा दी हुई संख्या से अगर किसी से समान संख्या से भाग भी देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा यह आपके 3 नियम हो गए। चौथा नियम देखते हैं दोस्तों, अगर दी हुई संख्याएं हैं उसमें हर समान है तो जिसका अंश बड़ा होगा वह बड़ी संख्या होगी। इसके अलावा 5वां एक और बता देता हूँ, अगर आपके लॉन्ग में आता है 2 नंबर का तो आप 5 में से 4 याद के जाएंगे तो आप उसमें से 4 लिख सकेंगे। तो अगर अंश समान होता है, जैसे 10 है, 10/2 है और 10/3 है, जिसमें आप देख रहे हैं अंश समान है, तो जिसका हर छोटा होगा वह फ्रैक्शन या भिन्न बड़ा होगा। जैसे 2 × 5 = 10 आएगा यहाँ, और यहाँ 3 × 3 = 9 आएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, यानी जिसका हर छोटा है और अंश बराबर है उसमें वह बड़ा होगा। अब हम देखते हैं इस पर आधारित जो प्रश्न पूछा गया है। दोस्तों पूछा गया था कि 2/3 या 5/8 में कौन सा बड़ा है। तो अभी मैंने बताया कि जो हर अगर बराबर हो तो जो अंश में बड़ा होता है वह बड़ा होता है। तो हम पहले इसका हर बराबर कर लेते हैं। तो 3 और 8 का एलसीएम लेंगे तो 24 आएगा। ठीक है,
3 का एलसीएम 24 आया, कैसे? 8 से गुणा हुआ तो ऊपर भी 8 से गुणा होगा यानी 16। इसी प्रकार 5/8 का एलसीएम 24 आया, कैसे? कि 8 में हमने 3 से गुणा किया तो ऊपर 5 में भी हम 3 से गुणा करेंगे। तो अब जो हमारा हर है वह बराबर हो गया, तो जो अंश बड़ा होगा वही हमारा भिन्न बड़ा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सम भिन्न। दोस्तों सम भिन्न क्या होता है? ऐसा भिन्न जिसमें जो अंश हो वह छोटा हो हर से। इसी प्रकार अनुचित या विषम भिन्न क्या होती हैं? जिसका जो अंश है वह बड़ा हो हर से। इसके अलावा अब जो प्रश्न पूछा गया है वह देखते हैं कि दिया हुआ जो यह है इसको विषम भिन्न में बदलने पर प्राप्त होगा। तो दोस्तों जब भी इस प्रकार दिया होता है इसको हम मिश्रित भिन्न कहते हैं। मिश्रित भिन्न में एक पूर्णांक या फिर एक नेचुरल नंबर और साथ में उचित भिन्न सम्मिलित होता है, और यह जो होता है यह विषम भिन्न को ही लिखा जाता है। यह भी आपसे पूछा जा चुका है कि मिश्रित भिन्न होता क्या है। ठीक है, इसको जो बदलने का तरीका होता है, या जो हर है वो बाहर के पूर्णांक में गुणा होता है, फिर अंश जुड़ जाता है, यानी 5 + 25 + 2 27/5 जो होगा वही इसका विषम भिन्न होगा। अब हम देखते हैं 15% का भिन्न होगा। तो दोस्तों 15% मतलब प्रति 100। और अब हम इसको लघु से लघु रूप कर देंगे तो 5 × 15 और 5 दूनी 10 और 0, यानी यह इसका भिन्न रूप होगा। इसके अलावा अगला प्रश्न देखते हैं जो है -6/25 डिवाइडेड बाई 2/5 + 4/5। दोस्तों इस प्रकार का जब आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आपको बॉडमा से एक वीडियो मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, उसे देख लीजिएगा। सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं, और डिवाइड में जब भिन्न होता है तो जो हर होता है वो अंश हो जाता है, जो अंश होता है वो हर हो जाता है, और जो साइन होता है वो गुणे का हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं कि क्या कुछ आपस में कट रहा है। तो 5 × 25 और इसके अलावा 2 × 3 = 6, यानी -3/5 आया, और आपका प्लस में दिया हुआ है 4/5। अब दोनों का जब हर समान हो तो यह आपस में डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, क्योंकि एलसीएम 5 का 5 ही आएगा। तो -3 + 4 यानी आपका उत्तर आ जाएगा 1/5। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं अगला चैप्टर जो है दशमलव। दशमलव भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है। जैसे कोई भी संख्या अगर दशमलव में दी हुई है तो उसको भिन्न में हम उसको प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। दोस्तों प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100, यानी 100 में वह कितना भाग है। तो भिन्न को के बटे में अगर हम 100 ला देते हैं तो वह प्रतिशत में बदला जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसका एग्जाम्पल या फिर जो प्रश्न पूछा गया है उसे देखते हैं। तो 0.085 है, इसके हम बटे में अगर 100 ला दें तो यह प्रतिशत में बदल जाएगा। तो हम पॉइंट को हटाएंगे, बटे में पॉइंट की जगह 1 आ गया, 3 संख्या है तो 3 शून्य, यह बटे में अब 1000 आ गया, परंतु हमें 1000 नहीं 100 चाहिए। तो 1 शून्य को ऊपर भेजेंगे तो 1 डिजिट के बाद दशमलव लग जाएगा और बटे में बचेगा 100, और इसी 100 को हम प्रतिशत लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न तीसरा। 25% को दशमलव में बदलने पर मान होगा। तो दोस्तों 25% मतलब प्रति 100, और इसके अलावा जब हम इसको दशमलव में बदलेंगे तो 2 शून्य हैं तो 2 डिजिटों के बाद दशमलव लग जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा हमारा दशमलव और यही उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है कि 25.12, 7.56 और 3.47 को जोड़िए। दोस्तों जब भी आपको जोड़ने को कहे तो जो दशमलव है वो एक ही लाइन में होगा, एक के नीचे एक दशमलव होंगे, और बाकी जो संख्याएं हैं वो वैसे ही लिख दीजिए, फिर उसको जोड़ दीजिए। तो 6 2 8 और 8 7 15 के 5, और यहाँ एक हमारा हासिल चला गया, और इसको जोड़ेंगे तो 5 4 9 1 10 10 1 11 का 1, फिर से एक हासिल चला गया, 7 3 10 10 5 15 1 16 के 6, फिर से एक हासिल यानी 3, और दशमलव के नीचे हम उसी प्रकार दशमलव लगा देंगे, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है 24/7 को दशमलव में बदलना है। तो आप डायरेक्ट भाग कर दीजिए, यानी 7 3 = 21। अब बचा हमारा 21 के बाद बचा 3, यानी हम 3 के बाद अगर शून्य लगाते हैं 7 चौक 28। ठीक है, 28 के बाद बचेगा 2,
7 दूनी 14, 2 दशमलव के बाद 2 डिजिट तक आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपको दशमलव में गुणा किस प्रकार से पूछा जाता है। तो गुणा जो होता है उसमें आप डायरेक्ट जो सिंपल गुणा करते हैं उसी प्रकार कर लीजिए। यानी 24 को जब आप 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5 चौके 20, 2 हासिल लगा, 5 दूनी 10, 2 12। यानी जो आपका गुणा करने पे आया दोस्तों वह आया इतना आया। और इसके अलावा जब आप दशमलव पे ध्यान दें तो एक एक 2 संख्याओं के पहले दशमलव लगा है तो 2 संख्याओं के पहले हम दशमलव लगा देंगे तो यह हमारा उत्तर हो जाएगा 1.2, क्योंकि दशमलव के बाद अगर लास्ट में शून्य दिया है तो उसकी वैल्यू नहीं होती है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है, गुणा भी है जोड़ भी है उसमें घटाना भी है। तो बॉडमास के अकॉर्डिंग पहले हम गुणा करते हैं। तो हम 75 में जब हम 8 से गुणा करेंगे तो 8 5 40, 8 5 40 के 0 यहाँ हमने लिख दिया, 4 हमारा हासिल गया, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 57 58 59 60, यानी इतना आया। और 2 संख्याओं के बाद दशमलव लगाया तो 2 संख्याओं के बाद दशमलव लगा देंगे, यानी यह बचा हमारा 6। अब हमारा जो प्रश्न बच गया है वो 48 + 6 - 5 बचा है। और बॉडमास के अकॉर्डिंग पहले हम जोड़ते हैं तो हम जोड़ लेंगे तो यह हो जाएगा दोस्तों 54 - 5, यानी जो आपका उत्तर आ जाएगा दोस्तों वह आ जाएगा 49। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, अगला चैप्टर जो है एलसीएम एचसीएफ। दोस्तों इससे प्रश्न आप के बार बार पूछे जाते हैं कि अपवर्तक और अपवर्त क्या होते हैं। तो दोस्तों जब अपवर्तक पूछे यानी आपसे फैक्टर पूछ रहा है, यानी दी हुई संख्या किससे किससे कट जाती है। तो जो 12 है वह किसके किसके पहाड़े में आता है। तो 1 के, 2 के, 3 के, 4 के, 6 के और स्वयं 12 एकम 12। तो यही आपके अपवर्तक हो जाएंगे और यही आपको एग्ज़ाम में लिखना होगा। इसके अलावा जब आपसे अपवर्त पूछे तो दी हुई संख्या का आपको मल्टीपल करना होता है, यानी पहाड़ा पढ़ना होता है। और कितनी बार आपको पढ़ना है वह लिखा हुआ है 4 बार, यानी 8 एके में 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिके 24, 8 चौके 32 और यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो आपसे डायरेक्ट एलसीएम पूछा जाता है कि दी हुई संख्याओं यानी 36, 48 और 60 का एलसीएम ज्ञात करें। तो दोस्तों हम इस प्रकार लाइन खींचते हैं और इस ऐसी संख्या से भाग देते हैं कि लगभग तीनों कट जाए। तो यह कटेगा 2 एकम में 2, 2 8 16, 2 दूनी के 4, 2 चौके 8 और 2 3 जा 60। इसी प्रकार पुनः 2 से काटेंगे तो 2 9 18, 2 12 जा 24, 2 15 जा 30। ठीक है, अब हम फिर से 2 से काटेंगे और जो संख्या कट रही है उसको काट देंगे, बाकी संख्याओं को वैसे ही लिख देंगे। फिर से यही करेंगे, 2 तिहाई 6, बाकी 9 और 15 को वैसे ही लिख देंगे। परंतु अब हमारे 3 से 9 भी कट रही है और साथ में साथ 3 एकम में 3 और 3 5 15। इसके बाद हम तब तक करते रहते हैं जब तक यहाँ अंत में सबके नीचे 1 नहीं आ जाता। तो जो आपके फैक्टर्स आए हुआ है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। अब हम इसको गुणा कर लेंगे। तो दोस्तों जो गुणा करने पे आपका उत्तर आएगा आप इसको गुणा कर लीजिएगा। 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और इसके अलावा 5 3 15, 15 3 45, यानी 16 गुणे जब 45 करेंगे तो आपका आ जाएगा 720 और वही आपका उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न कि आपसे एचसीएफ कैसे पूछा जाता है। दोस्तों अगर आपको एलसीएम एचसीएफ पे सेपरेट वीडियो चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप एक बार प्लेलिस्ट जाकर अवश्य चेक करें। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी प्रशिक्षु अपने मैथ में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकें। दोस्तों अगला प्रश्न है 12, 24 और 36 का एचसीएफ यानी मसपा ज्ञात करना है। तो दोस्तों मसपा में क्या करना होता है, आप यहाँ सबके अलग अलग फैक्टर निकाल लीजिए। 2 6 के 12, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। इसी प्रकार आप 12 लिखेंगे और उसके सामने जो यह आए यह लिखने होते हैं, यानी 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, इसके अलावा इसी प्रकार आप 24 का कर लेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 आ जाएगा। और इसी प्रकार जब आप 36 का करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 आ जाएगा। फिर जो आपका एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो जो आपके कॉमन हैं उनको आप बाहर निकाल लेंगे। तो जो 2 है वह तीनों में है, साथ ही साथ एक और 2 है, यानी तीनों में 2 2 बार 2 होने चाहिए। और फिर 3 जो है वह भी तीनों में, यानी यह जो हो जाएगा दोस्तों यह आपका कॉमन फैक्टर हो जाएगा। 2 गुणे 2 गुणे
2, यह कॉमन फैक्टर हैं और जब इनको गुणा कर लेंगे तो यह हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएंगे, यानी 3 दूनी 6 है, 6 दूनी 12, तो जो आपका HCF आ जाएगा वह आ जाएगा 12। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, जो है आपका फ्रैक्शन में दिया हुआ, साथ ही में दशमलव में भी है और इसको लसप्पा ज्ञात करना है। तो दोस्तों पहली संख्या दी हुई है 1/1.2, दूसरी संख्या दी है 2/1.5, तीसरी संख्या है 2/0.6 और चौथी संख्या 4/0.9। दोस्तों सबसे पहले हम दशमलव को हटाएंगे तो यह हटेगा, ऊपर एक शून्य चला जाएगा क्योंकि दशमलव के बाद एक डिजिट है, यह भी हटेगा, एक शून्य, यह भी हटेगा, एक शून्य, यह भी हटेगा, एक शून्य। अब हमारा जो क्वेश्चन बचा वह 10/12, 20/15, 20/6 और 40/9 बचा। इसका एलसीएम पूछ रहा है। दोस्तों जब भी फ्रैक्शन में हो एलसीएम पूछे तो अंश का एलसीएम निकालते हैं और बचे हर का एचसीएफ निकालते हैं, और अगर आपसे एचसीएफ पूछता तो अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम निकालते, परंतु हमसे एलसीएम पूछ रहा है तो हम अंश का एलसीएम निकालेंगे। तो दोस्तों आप 10, 20, 20 और 40 का जब एलसीएम निकालेंगे तो आपका आएगा 40। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा 12, 15, 6 और 9 का जब आप HCF ज्ञात करेंगे तो वह आएगा 3 और यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि है 3 संख्याएं दी हुई हैं दोस्तों, 1, 2 और 3, यह अनुपात में है और इनका HCF जो दिया हुआ है वो 12 दिया हुआ है। ठीक है, तो संख्याएं ज्ञात करनी है। तो दोस्तों जब भी कोई संख्याएं अनुपात में दी हुई होती हैं तो कोई संख्या अनुपात में तभी लिखी जाती हैं जो उनका लघु रूप होता है, यानी उनसे कुछ ना कुछ अंश जो है वो कट चुका होगा। जैसे 4/8 है तो हम इसको 1/2 लिखेंगे क्योंकि जो इसमें कॉमन है 4 वह कट चुका होगा, यानी कुछ ना कुछ यहाँ कॉमन रहा होगा। तो जब हम इसको अनुपात से हटाते हैं तो पहली संख्या हो जाएगी 1x, दूसरी हो जाएगी 2x और तीसरी हो जाएगी 3x। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जैसे यहाँ 4 कॉमन रहा है वैसे ही इनमें भी x कॉमन रहा होगा, और आपको दोस्तों पता होगा जो HCF होता है वो हम कॉमन ही होता है, कॉमन फैक्टर होता है, तो यानी जो x होगा यही तो HCF होगा। यानी x क्या दिया हुआ है दोस्तों, 12 दिया हुआ है, तो हमारी संख्याएँ आ जाएंगी। पहली संख्या आ जाएगी 1 गुणे x यानी 12, और दूसरी आ जाएगी 2 गुणे 12 यानी 24, तीसरी आ जाएगी दोस्तों 3 गुणे 12 यानी 36। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दो संख्याओं का HCF आपको 15 दिया हुआ है, साथ ही में उनका गुणनफल जो है वह 900 दिया हुआ है, तो आपको LCM ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM इंटू HCF, यानी लसा गुणे मौसा। तो आपको मौसा दिया हुआ है और दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, तो आप वहाँ से लसा निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो लसा के साथ 15 गुणा हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके भाग हो जाएगा। अब हम 15 से 900 को घाट देंगे तो 15 छक्के 90 और शून्य का शून्य आ जाएगा, यानी हमारा लसा आ जाएगा दोस्तों 60, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 49, 59 और 109 को भाग देने पर शेषफल 1, 3, 5 क्रमशः रहे। ठीक है दोस्तों, यानी ऐसी कोई संख्या जिससे हम अगर 49 को भाग करें तो 1 बचे। ठीक है दोस्तों, 59 को भाग करें तो 3 बचे। तो हम इनमें से यह शेषफल जो है वह घटा लेते हैं कि वास्तविक में वो संख्याएँ रही क्या होंगी। तो 49 में से 1 घटाएंगे तो 48, और 59 में से 3 घटाएंगे तो 56, और 109 में से 5 घटाएंगे तो 104। यानी अब हमको क्या ज्ञात करना होगा, इन संख्याओं को किस संख्या से हम भाग करें तो पूरा पूरा कट जाए, क्योंकि हमने शेषफल तो हटा लिया। ठीक है दोस्तों, तो अब हमको बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, यानी सबका हम लसा नहीं मसा ज्ञात कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मसा का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, यानी ऐसी संख्या मिल जाएगी जिससे हमको इसमें भाग देंगे तो पूरा पूरा कटेगा, और यह जोड़ देंगे तो 1, 3, 5 कटेगा। तो हम ज्ञात कर लेते हैं। तो 48 के जो फैक्टर हो जाएंगे वो आप साइड में कर लीजिएगा इस प्रकार, 48 किससे कटेगा। ठीक है दोस्तों, कोई समस्या हो रही होगी तो कमेंट कीजिएगा। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 आ जाएगा। इसी प्रकार 56 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 104 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 13 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और
मौसा मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। तो जो कॉमन है उसको हम बाहर निकाल लेंगे और जब हम उस कॉमन को गुणा करेंगे तो वही हमारा मौसा हो जाएगा, यानी 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, यानी 8 से अगर हम 48, 56 और 104 को काटते हैं तो पूरा पूरा कट जाएगा। और अगर हम इसमें एक जोड़ेंगे तो जो 49 होगा उसको अगर हम 8 से भाग देते हैं, यानी 8 सत्ते 8 छक 48, तो हमारा एक शेषफल बच जाएगा, यानी हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। अब हम देखते हैं अगला चैप्टर जो है प्रतिशत। दोस्तों पहला प्रश्न तो यही पूछा जाता है कि प्रतिशत होता क्या है। तो जब भी कोई जो हमारा पूर्णांक या कोई भी नंबर जो होता है वह हमने 100 के सापेक्ष में निकाला हो तो वह हमारा प्रतिशत हो जाता है। जैसे हम जो प्रतिशत बताते हैं वह 100 की तो तुलना में बताते हैं, तो वही हमारा प्रतिशत होता है। इसके अलावा जो प्रश्न पूछे जाते हैं कि 150 का 12% कितना होगा, तो दोस्तों जब भी का पूछे, यानी का की जगह आप सिंपली गुणा रख दीजिए, का की जगह गुणा लिख दिया और 12, और प्रतिशत का मतलब तो होता ही है प्रति, और शत मतलब 100। अब हम इसको हल कर लेंगे तो शून्य से शून्य कट जाएगा, 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10 और 2 छके 12 और 3 छक 18, यानी जो दोस्तों इसका उत्तर आ जाएगा वह आ जाएगा 18। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न कि 24 80 का कितना प्रतिशत है। ठीक है दोस्तों, यानी आपके अगर 24 मार्क्स आए हैं 80 में तो आप कितने परसेंट लाए हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों में हम 100 से गुणा कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो शून्य से शून्य कट जाएगा और 8 तिरी के 24, यानी 30% अंक प्राप्त हुए हैं। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है किसी कक्षा में 30 बच्चों में से 80% बच्चे उत्तीर्ण हैं, यानी 30 बच्चे थे, उसी 30 का 80% उत्तीर्ण है। तो हम उत्तीर्ण बच्चों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो 2 शून्य से अंश के 2 शून्य कट जाएंगे, 8 तिरी 24, यानी 24 बच्चे उत्तीर्ण हैं। अगर आपसे अनुत्तीर्ण पूछे तो जो 24 हैं उत्तीर्ण हैं 30 में से, तो आप 30 में से उस 24 को घटा दीजिएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है एक साइकिल 1800 में बेचने पर 10% की हानि हुई, यानी आपने इतने की बेची तो इतना की हानि हो गई। तो क्रय मूल्य बताना, यानी आपने कितने में खरीदी थी। तो अगर आपने x रुपए में खरीदी है और 10% की हानि हो रही है, इसका मतलब आपने 90% पे बेच दिया है, और 90% पे बेचा है तो वह क्रय मूल्य हो कितना गया है, 1800 हो गया है। तो अब हम इसको हल कर लेंगे तो शून्य से शून्य कट जाएगा और बाईं तरफ का अंश दाईं तरफ के अंश को काटेगा तो 9 दूनी 18 और 2 शून्य है तो 2 शून्य। इस प्रकार जो हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा वह आ जाएगा दोस्तों 2000। अब हम देखते हैं अगला चैप्टर जो है 7वां अवर्गीकृत आंकड़े। दोस्तों इस चैप्टर से सिर्फ 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो आपका यह पूछा जाता है और एक आपको यह पूछा जाता है कि पिक्टोग्राफ बनाइए। ठीक है दोस्तों, पाईग्राफ में दिया होता है, आपको उससे आंकड़े ज्ञात करने होते हैं और आपको पिक्टोग्राफ बनाना होता है। तो जो पाईग्राफ दिया गया है उसे हम देखते हैं। किसी कक्षा में वार्षिक परीक्षा में 60 बच्चों का परिणाम पाईग्राफ द्वारा निरूपित चित्र देखकर बताइए, सबसे अधिक बच्चे किस श्रेणी में उत्तीर्ण हैं। तो दोस्तों आप इस पाईग्राफ को ही देख के समझ गए होंगे कि सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं वह 180 डिग्री में उत्तीर्ण हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा 60 बच्चों को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों। तो यहाँ आप देख सकते हैं 180 प्लस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, यानी 60 बच्चों को इन लोगों ने मतलब पाईग्राफ में 360 डिग्री में 60 बच्चों को विभाजित किया, यानी 360 डिग्री जो है वो 60 बच्चों के बराबर है। तो यहाँ से हम 1 डिग्री निकाल लेंगे जो आ जाएगा 60 बटे में 360, यानी शून्य से शून्य कटा, यानी 1/6, यानी एक जो कोण है वह 1/6 बच्चों के बराबर है। तो यहाँ से हम 180 कोण निकाल लेंगे। तो यहाँ 180 से गुणा कर देंगे दोनों तरफ, तो हमारा 180 जो आ जाएगा वह 36 के 18, यानी 30 बच्चे आ जाएंगे द्वितीय श्रेणी में। सबसे अधिक बच्चे किस श्रेणी में उत्तीर्ण हैं, तो द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हैं। और कितने उत्तीर्ण हैं, तो 30 बच्चे उत्तीर्ण हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रथम व द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण बच्चों की संख्या का अनुपात। तो दोस्तों आप द्वितीय श्रेणी का ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इसके अलावा आपको प्रथम श्रेणी का निकालना है, यानी 60 डिग्री का निकालना है। तो आपका 1 डिग्री 1/6 है,
तो 60 डिग्री, यानी दोनों तरफ 60 से गुणा कर दें तो 1/6 में भी 60 से गुणा हो जाएगा। तो आ जाएगा दोस्तों यह 6 दाम में 60 यानी 10, यानी 60 डिग्री जो है वो 10 बच्चों के बराबर है और द्वितीय श्रेणी में 180 डिग्री 30 बच्चों के बराबर है। तो अनुपात जो आ जाएगा वह 1:3 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। रमेश के बगीचे में विभिन्न प्रकार के फूल के पौधे लगाए गए हैं। नीचे सारणी में इन पौधों की संख्या दी हुई है, पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित करिए। तो दोस्तों पिक्टोग्राफ में आपको क्या करना होता है, आप जो यह हॉरिजॉन्टल फिगर बनाएं इसी को आप इस प्रकार वर्टिकल बना लीजिएगा। ठीक है, वर्टिकल आप बना लेंगे। यहाँ पे आप गुलाब लिखेंगे, यहाँ पे आप गेंदा लिखेंगे, इसके अलावा यहाँ जूही लिखेंगे, यहाँ डहेलिया, यहाँ रजनीगंधा, और इसमें जितने दिए हुए हैं फूल, जैसे अगर 30 है, 25 है, 10 है, 45 है और 15 है, तो सबसे पहले आप इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लीजिए ताकि आपको कम से कम फूल बनाने पड़े। तो आप देख रहे होंगे कि 5 से सभी कट जाएंगे तो हम फूल 5 बराबर 1 फूल ले लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार 30 हैं तो अब हम जो HCF आया 5 उससे भाग करेंगे तो यानी हमें 6 फूल बनाने होंगे। तो यहाँ पे हम 6 फूल या 6 बॉल बनाते हैं। ठीक है, 2 3 4 5 6। इसी प्रकार 25 को जब हम 5 से भाग करेंगे तो यहाँ हमें 5 गेंदे बनाने होंगे, यानी वही आकृति, सेम आकृति जो हमने बनाई है वो भी यहाँ 5 बार बनानी होगी। इसी प्रकार यहाँ 2 बार, इसी प्रकार यहाँ 9 बार, 6 7 8 9, और इसी प्रकार रजनीगंधा में 3 बार बनाना होगा। ठीक है दोस्तों, यही आकृति जो है आप इसको एकदम साफ बनाइएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला जो चैप्टर है वह है सजातीय एवं विजातीय व्यंजक। दोस्तों सजातीय व्यंजक क्या होता है यह भी पूछा जा सकता है। सजातीय व्यंजन वह होते हैं जिसमें जो चर होता है वह समान जाति का होता है, यानी सेम प्रकार का होता है। जैसे अगर x है, चर क्या होता है दोस्तों, जैसे जो भी अल्फ़ाबेट होते हैं जिनकी वैल्यूज़ बदलती रहे अलग अलग इक्वेशन में उन्हें चर कहते हैं। तो जैसे अगर x है, इसमें समान x प्रकार का ही अगर जोड़ घटाया किया जाए तो वह सेम है, x जो है वह यानी एक ही प्रकार के चर हैं। ठीक है दोस्तों, विजातीय क्या होता है, अलग अलग प्रकार के चर होते हैं, जैसे x और y हो गया। अब हम देखते हैं इन पर आधारित प्रश्नों को। जो आपसे प्रश्न पूछे गए हैं वह पूछे गए हैं कि x + y + z और ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में x - y + z का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों जब दूसरे ब्रैकेट में जो लिखा होता है उसके सामने के साइन को ध्यान देते हैं, और अगर माइनस लगा है तो दूसरे ब्रैकेट के सभी के साइन बदल जाएंगे। पहला ब्रैकेट वही रहेगा, दूसरे ब्रैकेट में सबके साइन बदल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, y माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, और z जो है वो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। फिर इसको हम हल करेंगे तो जो अपोजिट साइन के साथ हैं z वो कट जाएंगे, इसके अलावा x भी कट जाएगा, तो हमारा उत्तर आ जाएगा दोस्तों y + y यानी 2y। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है x - y में क्या जोड़ें कि योगफल 2x + y आ जाए। तो दोस्तों x - y में हमें कुछ भी नहीं पता है, तो हम अब तक x जोड़ लिया करते थे, परंतु इसमें x दिया हुआ है तो कोई ऐसा अल्फ़ाबेट जोड़े जिससे हमको ध्यान रहे कि हमने क्या जोड़ा है। ठीक है दोस्तों, तो हमने a मान लिया कि a जोड़ते हैं, तो a हमें अज्ञात है, बाकी जो चीज़ें ज्ञात है उसको दाईं तरफ लिख लेते हैं। तो 2x + y, और यह भी दाईं तरफ आएगा तो साइन बदल जाएगा, तो -x + y हो जाएगा, और जो +y है और यहाँ भी +y है, और तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों हमारा x + 2y। ठीक है दोस्तों, यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। तो दोस्तों जो अगला प्रश्न है वह है x + y आपको दिया हुआ है, x × y दिया हुआ है, और आपको x y का मान ज्ञात करना है। दोस्तों 2 इक्वेशन दी हुई हैं और आपको 2 इक्वेशनों से 2 चर की वैल्यू ज्ञात करनी है। 2 इक्वेशन से हम 2 चर की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, यह आपको याद रखिएगा। तो अब हम क्या करेंगे, किसी भी प्रकार से हमको वैल्यू ज्ञात करनी है, तो हमें x y दिया है तो हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे पहले इक्वेशन में। ठीक है दोस्तों, तो पहला इक्वेशन है x + y = 6। अब हम इसको x y के रूप में बदल लेंगे, तो हम यहाँ पे जो है y से गुणा कर देते हैं। तो xy + y² बराबर दोनों तरफ करेंगे तो यहाँ 6y हो जाएगा। यहाँ हम xy की जगह 5 लिख सकते हैं, तो दोस्तों हो जाएगा हमारा 5 + y²
बराबर 6y। अब आप देख रहे होंगे यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, तो सबको बाईं तरफ लिख लेंगे तो y² + 5 या इस तरफ आएगा तो माइनस का 6y हो जाएगा। अब जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन हल करते हैं तो y² फिर जो y होता है उसे लिखते हैं, फिर बिना चर वाले टर्म को लिखते हैं। अब इस प्रकार का प्रश्न मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है कि जो आखिरी टर्म होता है बिना चर वाला, उसके हम इस प्रकार ब्रेक करते हैं कि जो उसके सामने साइन है यानी जोड़ने पे हमारा यह मिडिल टर्म 6 आ जाए। तो दोस्तों 5 के जो फैक्टर होते हैं वह 1 और 5 होता है, यानी अगर हम 5 में 1 जोड़ते हैं तो वो सामने का जो मिडिल टर्म है वो 6 आ जाएगा। तो 6 की जगह हम 1 और 5 लिख देंगे। तो y² - 1 + 5 और y लिखा है बाहर तो y + 5 बराबर 0। अब हमारा हो जाएगा y² - y -5y + 5 बराबर 0। अब हम यहाँ से y कॉमन ले लेंगे तो y - 1 आ जाएगा, और दूसरे जो दो टर्म हैं उनमें से हम -5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ भी y - 1 आ जाएगा बराबर 0। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हमारा एक ब्रैकेट आ गया y - 1, दूसरा ब्रैकेट आ गया y - 5। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम एक ब्रैकेट को इस ब्रैकेट को 0 के बराबर रखते हैं तो यहाँ से हमारा y - 1 बराबर 0, यानी y की वैल्यू आ जाएगी 1। इसी प्रकार दूसरे ब्रैकेट को अगर हम 0 के बराबर रखते हैं y - 5 बराबर 0, तो दूसरा y आ जाएगा हमारा 5। ठीक है दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, y की घात 2 लगी थी यानी y की वैल्यूज़ 2 आएंगी, तो एक वैल्यू आई 1 और एक वैल्यू आई 5। ठीक है दोस्तों, अब हम इक्वेशन में रख देंगे तो y की जगह अगर हम 1 रखते हैं तो x जो आएगा वो 5 आ जाएगा, और जब हम y की जगह 5 रखते हैं तो x जो है 1 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यही आपका उत्तर आ जाएगा, y बराबर 1 और 5 और x बराबर 5 और 1। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक गांव में महिलाओं की संख्या दी हुई है और पुरुषों की संख्या दी हुई है, साथ ही साथ पूछ रहा है पुरुषों की संख्या महिलाओं से कितनी अधिक है। यानी आपको पता चल गया कि जो पुरुषों की संख्या है वह अधिक है, तो जो पुरुषों की संख्या है उसमें से हम महिलाओं की संख्या को घटा देंगे तो हमारा जो अधिक है वह ज्ञात हो जाएगा। जब हम घटाएंगे तो इसके जो साइन हैं वो सब बदल जाएंगे, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा और जो माइनस में है वो प्लस में हो जाता है, परंतु यहाँ कोई भी माइनस में नहीं है। ठीक है, तो सब प्लस में नहीं होंगे, सब माइनस ही में होंगे। ठीक है दोस्तों, अब जो सजाती हैं उनको एक साथ हल करेंगे तो 2b² है वह 2b² के साथ हल हो जाएगा, यानी जो आ जाएगा वह आ जाएगा 4b²। इसके अलावा 5ab जो है वह 3ab के साथ हल होगा तो 2ab आएगा, और जो c के टर्म हैं वो कोई नहीं है तो -6c और -4a जो है वह इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, जो प्रश्न संख्या 4 था उसमें क्या हुआ, जो पुरुषों की संख्या थी उसमें से हमने महिलाओं की संख्या को घटाया तो महिलाओं की संख्या में यह -2b² + 2b² था, तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो -2b² होगा, और यहाँ प्लस का 2b² है तो यह दोनों कट जाएगा, और जो उत्तर आएगा वह 2ab - 4a - 6c आएगा। ठीक है दोस्तों, वहाँ पे मैंने माइनस यहाँ बदला नहीं था और जोड़ दिया था। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं अगला चैप्टर जो है तल, रेखा और कोण। तो दोस्तों समझते हैं कि समतल में स्थित एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। यानी अगर आपकी यह स्क्रीन जो है वह समतल है तो एक बिंदु है तो वहाँ से कितनी रेखाएं होंगी, तो दोस्तों यहाँ से हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। तल पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं से होकर जाने वाली, तल पर अगर यह दो बिंदु स्थित हैं, जाने वाली कितनी रेखाएँ होंगी, तो यह सिर्फ दोस्तों केवल एक होगी। अगला है कोण, तो जब दो रेखाओं से जो यहाँ कट करता है और इनके बीच जो एंगल बनता है उसी को हम कोण कहते हैं। तल पर स्थित एक रेखा में कितने बिंदु होते हैं दोस्तों, तो यह एक रेखा है, इसमें अनंत बिंदु होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं अगला यानी 10वां प्रश्न जो है पटरी और प्रकार की सहायता से कोण बनाइए। दोस्तों 3 ही प्रश्न पूछे जाते हैं, 60, 90 और 120 का, तो आप पटरी की सहायता से एक सीधी लाइन खींचिएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आपको चाप लेना होगा और यहाँ बिंदु ए मान के यहाँ आप चाप लगाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ जो चाप लगा इस रेखा पे उसको बिंदु बी मानते हुए बिना बदले यहाँ आप फिर से चाप लगाएंगे।
दोस्तों यहाँ जो आपने चाप लगाया है यह आपका 60 डिग्री हो जाएगा। इसके अलावा इसी चाप से बिना बदले जो नेक्स्ट चाप लगाएंगे वह आपका 120 हो जाएगा, और बिना बदले इन दोनों से अगर आप मिड में लगाते हैं तो वह आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं अगला चैप्टर जो है 11वां। ठीक है दोस्तों, अगला चैप्टर जो है त्रिभुज, आयत, वर्ग और इनकी अवधारणा है। तो दोस्तों सबसे पहले हम वृत्त के बारे में पढ़ते हैं, जो वृत्त से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, फिर वर्ग को पढ़ेंगे। तो वृत्त में पूछा जाता है त्रिज्या क्या होती है दोस्तों, किसी वृत्त के व्यास और त्रिज्या का संबंध लिखिए। तो दोस्तों जो त्रिज्या होती है वह 2 टाइम्स कर दिया जाए, ठीक है, तो वह जो व्यास के बराबर हो जाती है, और यही आपका होता है त्रिज्या और व्यास का संबंध। ठीक है दोस्तों, यानी यह त्रिज्या है तो यह जो होगी यह त्रिज्या व्यास के आधी होगी, यानी व्यास अगर 4 है तो त्रिज्या 2 होगी, त्रिज्या 2 है तो व्यास 4 होगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रकार की सहायता से 3.4 त्रिज्या का वृत्त खींचिए, साथ ही साथ व्यास बताइए। तो दोस्तों मैंने अभी बताया जो त्रिज्या होती है उसका 2 गुना होता है व्यास, यानी 3.4 त्रिज्या है तो 6.8 जो होगा वह व्यास हो जाएगा। इसके अलावा आपको वृत्त भी खींचना है तो पटरी की सहायता से यहाँ आप पटरी जो होगी उसमें 3.4 पे आप यहाँ इस प्रकार सेट करेंगे और इस प्रकार से वृत्त बना देंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगर यह 2 नंबर का है तो आप रचनाएं भी लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं जो है वृत्त के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को कहते हैं। तो जैसे यह वृत्त है, अगर हम इस पर स्थित कोई भी 2 बिंदुओं को मिला देते हैं, ठीक है दोस्तों, तो वह हमारा जीवा होता है। और दोस्तों सबसे बड़ा जीवा जो होता है वह हमारा व्यास होता है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है वृत्त के 3 गुण लिखिए। तो दोस्तों वृत्त के 3 गुण को समझ लेते हैं। तो एक वृत्त की सभी रेडियस बराबर होती हैं। जैसा आपको पता है कि अगर वृत्त है उसकी सारी रेडियसें जो होंगी वह बराबर होंगे। वृत्त के सभी व्यास केंद्र पर समद्विभाग करते हैं, यानी वृत्त का अगर व्यास है तो वह केंद्र पर सबको 2 भागों में विभाजित करता है। ठीक है दोस्तों, अगला जो 3 नियम बताने हैं, तो अगला नियम जो है वह केंद्रीय वृत्त कभी आपस में काटते नहीं हैं, यानी अगर इस प्रकार आपका वृत्त है तो वह कभी आपस में काटेगा नहीं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है अर्ध वृत्त में स्थित कोण का मान होगा। दोस्तों अगर डायमीटर अगर हमने खींचा तो वृत्त को 2 भागों में विभाजित करता है, तो इसमें स्थित जो कोण होता है वह कितने का होता है, तो दोस्तों इसमें 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है दोस्तों, अगला है उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, रेखा किसे कहते हैं। तो दोस्तों पहले समझते हैं स्पर्श रेखा किसे कहते हैं। वह रेखा जो सर्कल को किसी पॉइंट पर टच करते हुए निकल जाए उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। इसी प्रकार उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, तो 2 सर्कलों पे अगर कोई रेखा है वह टच करते हुए जाती है तो वह हमारी स्पर्श रेखा कहलाती है। ठीक है दोस्तों, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कहलाती है। अगला है वृत्त। तो दोस्तों वृत्त की जो वर्ग किसे कहते हैं दोस्तों, तो वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं, चारों आपस में बराबर होती हैं और जो इनके एंगल होते हैं वो 90-90 डिग्री के बनते हैं। आयत किसे कहते हैं दोस्तों, आयत में सामने की जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं और इनके बीच जो एंगल बनता है वह 90 डिग्री का बनता है। इसके अलावा अगर समांतर चतुर्भुज की बात करें तो समांतर चतुर्भुज में सम्मुख रेखाएं और कोण बराबर होती हैं। साथ ही साथ यदि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एवं विकर्ण जो है परस्पर लंबवत हो तो वह वर्ग होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं त्रिभुज को। तो जब 3 रेखाओं द्वारा कोई आकृति बनती है तो उसे त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज के जो प्रकार होते हैं यह भी आपसे पूछे जाते हैं। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार का होता है, विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु और समद्विबाहु। यानी विषमबाहु यानी जिसकी एक भी भुजा बराबर नहीं होती है, यानी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। इसके अलावा जो समबाहु होती हैं यानी जिनकी तीनों भुजाएं बराबर हों, और समद्विबाहु में क्या होता है 2 भुजाएं बराबर होती हैं। इसके अलावा त्रिभुज के कोण के आधार पे भी 3 प्रकार का होता है। न्यून कोण जिसमें सारे एंगल जो होते हैं वो 90 से कम होते हैं। इसके अलावा समकोण जिसमें एक 90 डिग्री का होता है। इसके अलावा अधिक कोण त्रिभुज जिसमें एक जो एंगल होता है वह 90 से ज़्यादा होता है। अब हम देखते हैं कोटिपूरक। कोटिपूरक क्या होता है दोस्तों, दो कोणों का योग 90 हो तो उसे कोटिपूरक कहते हैं। एक अगर कोण 40 दिया है तो दूसरा हो जाएगा 50। इसी प्रकार संपूरक क्या होता है दोस्तों, 2 कोणों का योग 180 हो तो उसे संपूरक कहते हैं। तो 60 का क्या हो जाएगा, यानी 120।
अब हम देखते हैं 90 के कोण को कहते हैं तो दोस्तों समकोण कहते हैं। वृहद कोण क्या होता है दोस्तों? वृहद कोण जो होता है वह होता है जो 180 से ज़्यादा हो और साथ ही साथ 360 से कम हो। इसके अलावा वृहद कोण के अलावा ऋजु कोण जो होता है वह 180 डिग्री होता है, अधिक कोण 90 से ज़्यादा होता है और संपूर्ण कोण 360 के बराबर होता है। अगला हम प्रश्न देखते हैं, यदि किसी त्रिभुज के जो यह 3 एंगल दिए हैं 65, 45 और 70 वह त्रिभुज है तो दोस्तों यह न्यून कोणीय त्रिभुज हो जाएगा। अगला चैप्टर देखते हैं जो आज का आखिरी चैप्टर है या फिर आपके सिलेबस का जो है ये लास्ट चैप्टर है। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको पहले फॉर्मूले याद करने होंगे कि वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, आयत का परिमाप क्षेत्रफल का फॉर्मूला, त्रिभुज का अगर बेस और हाइट दी हुई हो तो क्या क्षेत्रफल होता है, और साथ ही साथ अगर तीनों भुजाएं दी हुई होती हैं तो किस प्रकार हम क्षेत्रफल निकालते हैं। दोस्तों परिमाप को समझते हैं। परिमाप किसी भी आकृति की जो यह सब साइडें जोड़ना ही परिमाप कहते हैं। इसी प्रकार अगर वर्ग का आपको परिमाप का फॉर्मूला नहीं पता है तो आप जो भी यह भुजाएं 2 2 2 2 दी हुई है इसे जोड़ लेंगे तो परिमाप हो जाएगा। इसी प्रकार आयत में भी होता है 3 3 2 2 दिया हुआ है तो इन सभी को हम जोड़ लेंगे तो यह हमारा आयत हो जाएगा। इसी प्रकार वृत्त का आप फॉर्मूला याद करेंगे 2πr² जो परिमाप होता है और πr² क्षेत्रफल होता है। अब हम देखते हैं इन पर आधारित प्रश्नों को। तो यदि किसी वर्ग की एक भुजा 6 है तो परिमाप ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों परिमाप क्या हो जाएगा, 4 गुणे भुजा हो जाएगा यानी 4 छके 24 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 24 सेंटीमीटर। जो क्षेत्रफल होगा दोस्तों उसमें स्क्वायर लगाया तो जो यूनिट आएगी वो स्क्वायर में आएगी। ठीक है, और इसके अलावा क्षेत्रफल का फॉर्मूला आता है भुजा स्क्वायर यानी 6 का वर्ग कर देंगे तो 6 छके 36। ठीक है दोस्तों, पहला प्रश्न हमारा यहाँ हो जाता है। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न जो है, किसी आयतकार मैदान की लंबाई 15 और 10 दी हुई है, इसका हमें परिमाप ज्ञात करना है। तो 15 इस फॉर्मूले पे रखेंगे, 15 और 10 दिया हुआ है यानी L की जगह 15, B की जगह 10, तो 15 10 25 और 25 को 2 से गुणा करेंगे तो 50 आ जाएगा हमारा परिमाप। इसी प्रकार क्षेत्रफल क्या आ जाएगा दोस्तों, हम 15 और जैसा कि फॉर्मूला है L इंटू बी यानी 15 इंटू 10 कर देंगे और 150 आ जाएगा और जो क्षेत्रफल आएगा वह सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं किसी त्रिभुज की भुजाएं 6, 8 और 10 सेंटीमीटर है तो उनका क्षेत्रफल होगा। तो दोस्तों जब 3 भुजाएं दी हुई होती हैं तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। इसमें S किस प्रकार ज्ञात होता है, तो S का फॉर्मूला होता है A + B + C बटे में 2 यानी 6 + 8 + 10 बटे में 2। इनको आप जोड़ लीजिएगा तो 6 8 10 8 18 18 और 6 हो जाएगा दोस्तों 24। 24 का 2 से भाग करेंगे तो 12 आ जाएगा। यानी जो आपका होगा वह S की जगह 12 लिखेंगे और बाकी A की जगह 6 लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा 12। और इसके अलावा यहाँ पे हम S जहाँ जहाँ लिखा है वहाँ 12 लिखेंगे, A की जगह 6, B की जगह दूसरी भुजा लिखेंगे यानी 8। तो 12 में से 6 गया 6, 12 में से 8 गया 4 और 12 में से C यानी 10 गया तो 2। इसी को हम गुणा कर लेंगे और रूट करने पे जो आएगा वही हमारी वैल्यू हो जाएगी यानी 4 दूनी 8, 8 छक 48। तो आया हमारा रूट में 12 गुणे 48। दोस्तों 12 गुणे 48 हम कर लेंगे तो 48 को 12 से गुणा करेंगे तो 2 8 16, 2 चौके 8 1 9 और यहाँ 48। ठीक है, यानी 6 और 8 8 16 1 17 और 4 1 5 यानी 556 आ जाएगा। तो यह जो आएगा वह रूट में 556 आ जाएगा। 500 दोस्तों 576 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों जो इसका उत्तर आ जाएगा वह आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि जो 576 होता है वह शायद 24 का वर्ग होता है। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं। 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 1 9, 2 चौके 8, 2 दूनी के 4, 6। यस ठीक है दोस्तों, यानी जो आपका तीसरा प्रश्न था उसका आ गया 24। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं चौथा प्रश्न जो है, 14 व्यास वाले वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए और क्षेत्रफल भी। तो 14 व्यास है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, आपकी त्रिज्या हो जाएगी इसकी आधी यानी 7 और परिमाप यानी 2πr। 2πr यानी 2 पाई यानी 22/7 और r यानी 7। ठीक है दोस्तों, 7 से 7 कट जाएगा और 22 गुणे 2 यानी 44 परिमाप आ जाएगा और क्षेत्रफल आ जाएगा दोस्तों πr² यानी
22/7 और आर स्क्वायर यानी 7 × 7, तो 7 से 7 एक कट जाएगा और 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 एक 15 यानी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आखिरी प्रश्न देखते हैं। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा अगर उसकी आधार इतना दिया हुआ है और क्षेत्र ऊंचाई इतनी दी हुई है। तो दोस्तों जब आधार और ऊंचाई दी हुई होती है तो क्षेत्रफल में फॉर्मूला लगता है हाफ आधार गुणे ऊंचाई। तो हाफ आधार यानी 10 गुणे ऊंचाई यानी 6, 2 × 5 = 10 और 5 × 6 = 30 यानी उत्तर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आप यूनिट में कोई गलती ना कीजिएगा, क्योंकि जब दो चीज़ें गुणा हो रही होंगी तो आपका वर्ग आएगा। जैसे दो चीज़ें गुणा हो रही हैं तो आपका वर्ग आएगा। ठीक है दोस्तों, और अगर जुड़ रही हैं तो आपका जो सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में ही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाता है, एक भी प्रश्न नहीं बचता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपने पूरी वीडियो ध्यान से देखी होगी, सारे प्रश्नों को लिख लेते हैं और उसके बाद हल कर लेते हैं इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद स्वयं से, तो आपके 25 में से 25 अंक जरूर प्राप्त होंगे। बाकी मैं आपके लिए कामना करता हूं कि आपके 25 में से 25 अंक प्राप्त हो। बाकी इस PDF को आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा, वहां से जाके आज ही हल कीजिएगा। उसके बाद एग्ज़ाम से पहले एक बार उन प्रश्नों को फिर से हल कीजिएगा जो आज आप यह वीडियो देखने के बाद भी नहीं कर पा रहे हैं। बाकी अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।